हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। दैट इज अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। पीक का मतलब होता है बेटे देखना, बियॉन्ड का मतलब होता है के बाद में, और पॉइंट तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पॉइंट क्या है। ठीक है जी। तो इसमें हमें क्या देखना है, एक तो हम पॉइंट के बाद की दुनिया देखेंगे कि पॉइंट सिर्फ ऐसा नहीं, जीरो सिर्फ ये पॉइंट नहीं होते बेटे कि अगर आप बात करें ज़ीरो आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर इसके बाद 2 आ गया। इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उनको कैसे देखते हैं और कैसे उनके साथ डील करनी है, वो सब चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं बेटे। आपका फर्स्ट टॉपिक है 3.1, दैट इज़ द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट का मतलब क्या होता है बेटे? अभी जो आप पढ़ते हो जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये यूनिट होती हैं बेसिकली। परंतु इनको भी लिखने का एक पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, और इसके बीच में हम 9 स्मॉलर डॉट लगाते हैं। मैं आपको ब्लू से शो करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5वीं बड़ी लगा देते बेटे, 6, 7, 8 और 9, और 10वें पे हमारा अगला इंटीजर वैल्यू आ जाती है। अब इन पॉइंट्स का जो खोल दिया हमने, इसको बीच से जूम अप कर लिया तो, या जूम इन कर लिया, ये अपने आप में एक पॉइंट बना देता है। जैसे इसको बोलते हैं 1.1, इसको बोलते हैं 1.2, इसको बोलते हैं 1.3, 1.4, और ये आपका बड़े वाला क्या होता है, बिल्कुल मिड में होता है 1 एंड 2 के, दैट इज 1.5। नेक्स्ट इज 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, एंड इससे नेक्स्ट आपका क्या होता है, अगला इंटीजर आ जाता है। अभी जो 1.1 है ना, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। उसको कैसे लिखते हैं बेटे? आपने इसको कितने हिस्सों में बांट दिया है? 10 हिस्सों में बांट दिया, छोटे छोटे 10 हिस्सों में बांट दिया। इस 10 हिस्से में से ये वाला हिस्सा कौन सा है? इसका पहला हिस्सा है। तो हम लिखेंगे ये कौन सा हिस्सा है? पहला हिस्सा है। और टोटल कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं। और किसके बाद आ रहा है? 1 के बाद आ रहा है, तो इसको आप 1/10 लिख सकते हैं। इसका आंसर सेम ही होता है बेटे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1/10 को, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 10 1 जा 10, 10 + 1 कितना हो गया? 11, 11/10, और 11/10 का आंसर कितना है? 1.1, है ना। परंतु एक ऐड टू नॉलेज वाला पॉइंट मैं आपका यहीं पे ऐड कर देता हूँ बेटे। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ कि इसके बीच में कौन सा सिंबल आया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम्स बच्चे हमें क्या बताते हैं कि सर इसमें 1 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। हालांकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता बेटे, ये होता है 1 + 1/10। और जब आप इसको सॉल्व करते हो, आप क्या करते हो, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तब इसको 10 बना लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। तो आपने 10 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी बेटे, और 1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया 10 + 1, और ये टोटल कितना हुआ? 11/10 हुआ। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कितना कवर हुआ? 1 के बाद हमने कितना कवर किया? 2/10 इसका कवर कर दिया। 3 पे करेंगे तो 3/10, 4 पे करेंगे तो 4/10, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं। ये जो हमने इसको पूरे बड़े को ब्रेक डाउन कर दिया छोटे पार्ट्स में, इसको हम बोलते हैं स्मॉलर यूनिट्स, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स में इसको तोड़ दिए। अब देखिए बेटे किस तरीके से आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा। कहता है सोनूज मदर, सोनू की माता जी हैं, वाज फिक्सिंग अ टॉय। ये क्या कर रही है? ये जो टॉय है, ये वाला, इसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। फिक्स करने का मतलब होता है ठीक करना। शी वॉज ट्राइंग टू शी वॉज ट्राइंग टू जॉइन 2 पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। स्क्रू होता है बेटे नट टाइप का। ठीक है, ये क्या कर रही है? 2 हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। किसके साथ? एक नट के साथ। बेसिकली आपने देखा होगा खिलौने होते हैं, खिलौने में छोटे छोटे से पेंच होते हैं। ठीक है, उन पेंच को टाइट करना पड़ता है ताकि वो आपस में जुड़ सके। सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी। सोनू अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल इच्छा शक्ति के साथ अपनी माताजी को देख रहा है। हिज मदर वॉज अनेबल टू जॉइन द पीसेस। और उसकी माताजी क्या कर रहे हैं बेटे? जो इसका खिलौना है उसको जोड़ने में असमर्थ है। असमर्थ मतलब उनसे जुड़ नहीं रहा है। Sonu asked why his mother said that screw was not of the right size.
तो उसकी माताजी ने उससे कहा जब वो जुड़ नहीं रहा था कि ये तो स्क्रू इसका नहीं है या इस साइज का नहीं है। तो वो अपनी माताजी से पूछता है कि दैट स्क्रू वाज नॉट ऑफ द राइट साइज। तो सोनू क्या करता है, अपनी माताजी से पूछता है कि स्क्रू सही साइज का नहीं है, इसका क्या मतलब, जैसे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, उस तरीके से। तो उसके बाद उसकी माताजी बताती है शी बॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स एंड वाज एबल टू फिक्स द टॉय। तो इसकी माताजी क्या करते हैं, एक बक्से के अंदर बेटे, एक बॉक्स के अंदर अलग अलग साइज के स्क्रू रखे हुए होते हैं, और उसमें से एक स्क्रू लेके इसकी माताजी आते हैं और टॉय के अंदर लगाते हैं और वो फिट आ जाता है और वो इसको ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है जी। द टू स्क्रूज लुक द सेम टू सोनू। अब जो दो स्क्रू है, अब मान लो थोड़ा सा फर्क है, 1.1 का भी फर्क है, तब भी वो स्क्रू उसमें नहीं घुसेगा। ठीक है। अब दिखने में दोनों सेम है, साइज का डिफरेंस है, तो सोनू तो बच्चा है बेटा, ये कैसे सीखता है आपके जैसे, जैसे आप सीखते हो देख देख के चीजों को। अब इसके नजरिए से तो ये दोनों एक ही जैसे हैं। जो ये वाला स्क्रू है, अपन इसको रब करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे आपको अपने आप से डिफरेंस दिखेगा, ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसके दिखते तो बिल्कुल सिमिलर है बेटे। अभी आप 10th में जाओगे तो एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा दिखना, उसका एग्जैक्टली सेम होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, बस उसका जैसा वैसा वैसा दिखेगा, तब हम इसको क्या बोलने लग जाते हैं, सिमिलर। अब इसके नज़रिए से तो बच्चा है, इसको तो सब सिमिलर सिमिलर सा दिख रहा है, तो इसलिए ये सोचता है कि पहले वाला क्यों नहीं लगा जब दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। ही saw they were of slightly different size। फिर देखो बेटे, हम सब ऑब्जर्व कर करके सीखते हैं, तो इसने भी सीखा कि जो ये इसके नट है ना, ये अलग अलग साइज के हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो इसने भी तो ऑब्जर्व किया होगा। जब आप इसको पिक्चर में देख के इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके सामने तो एक्चुअल लाइफ में ये सब घटित हो रहा है, तो एक्चुअल लाइफ में ये सब चीज़ों को देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है कि ये तो नट अलग अलग साइज के हैं, इसलिए सबसे छोटे वाले नट को हम इसमें क्या कर सके, घुसा सके, या बीच वाले को, या इससे बड़े वाले को। क्यों? जो भी इसका पर्टिकुलर साइज फिट होना था वही फिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो बेटे, जो भी इसका यहाँ से यहाँ तक की जितनी लेंथ होगी, उस चीज को जो सेटिस्फाई करेगा वो वाला नट इसके अंदर लग जाता है। अदरवाइज ना बड़ा लगेगा बेटे, और छोटा निकल के बाहर गिर जाएगा, बड़ा इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा। Sonu was fascinated by how such a small difference in length could matter so much। अब वो इन सब चीज़ों को देख के बड़ा हैरान हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा तो डिफरेंस था, कि थोड़ा बहुत तो वैसे चल जाता है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ सामान लेने जाते हैं, थोड़ी सी और ले आते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, धनिया ले आते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सोचता है कि थोड़े बहुत से तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो बेटे ध्यान रखना, आपका एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको उतनी मेहनत से पढ़ना है जितनी मेहनत से आप कल कल आपने कोशिश की थी, जितनी मेहनत से उससे दुगनी मेहनत से आपको क्या करना है, अगले रिजल्ट के लिए आपको पढ़ना है। तो उसी तरीके से इसने भी देखा, सीखा, और इसको पता लगा, ये उत्तेजित हुआ, या आप ये कह सकते हो इसने सीखने की प्रबल इच्छा पैदा की अपने अंदर, कि इतना छोटा साइज का डिफरेंस इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर सकता है कि टॉय जुड़े ही ना। देखो किसी चीज़ को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बट किसी चीज़ को तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो जोड़ने के लिए देखो कितना छोटे छोटी चीज़ का भी डिफरेंस बहुत मायने रखता है। ठीक है जी। ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन द लेंथ। अब उसने देखा नट तो बड़ा छोटा है, अब उसके दिमाग में खुराफाती दिमाग होता है, क्योंकि आप सब बच्चों को खुराफाती दिमाग है। तो उस तरीके से इसने ऑब्जर्व किया कि जब नट में जो इसका पेंच है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंट इन साइज है वो, तो वो जो स्लाइटली डिफरेंस था वो कितना हुआ। क्योंकि देखो कितना, क्यों, किसको, इन सब क्वेश्चन को पूछने में हमें बड़ा मजा आता है ना। तो ये उसी का ही आंसर ढूंढने में लग गया। He was also curious to know how little the difference was because the screw looked nearly the same। तो ये पूछ रहा है, कहता है इसको ये ऑब्जर्व करना था कि इसमें कितना छोटा, अब ये तो दिख ही रहा है कि छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि एकदम साइज में सेम दिख रहे हैं। तो ये सोच रहा है कि ये जो छोटा डिफरेंस है ना, इसको भी मैं कैलकुलेट करके निकाल लूँ कि इसमें एक्चुअल में कितना डिफरेंस था। ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रू आर प्लेस्ड अबव अ स्केल, मेजर देम एंड राइट द लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है। अब क्या किया,
इसने कितना लेंथ मेजर करनी है हमें इसको, और इसमें जो भी स्केल इसके साथ में दिख रहा है उसमें हमें क्या करना है, इसको भरना है। जैसे बेटे यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल इसने दे रखा है, जैसे 2 और 3 के बीच में है, ये एक तरीका है मेजर करने का, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, अब जैसे आप 3 भाई बहन हो मान लो, ठीक है, तो आप मान लो बीच वाले हो, तो आपका कंपैरिजन किस तरीके से किया जाएगा, आपको बड़े वाले से तो छोटा बता दिया जाएगा और छोटे वाले से बड़ा बता दिया जाएगा। ये तो ये कहेंगे कि ये बड़े वाले से 5 साल छोटा है या छोटे वाले से 4 साल बड़ा है ना। इस तरीके से हम कुछ क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं दो चीज में। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कितना था, 2 और 3 के बीच में आ रहा था ये, यहाँ पे 3 से क्या है, बड़ा है, तो हम कहेंगे दिस दिस स्क्रू इज लार्जर देन 3, लार्जर देन 3, लार्जर देन 3 कह सकते हो आप, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटे, दिस इज बिटवीन बिटवीन 3 एंड 4 भी कह सकते हो आप, ठीक है जी। ये आप लार्जर देन 3 कहना चाहो वो भी ठीक है, बिटवीन 3 एंड 4 कहना चाहो वो भी ठीक है। अब जैसे अगला स्केल दिख रहा है आपको, मोर देन 2 एंड हाफ बट लेस देन 3, इसमें हाफ वाली चीजें चलनी चालू होगी, है ना। तो अपन इसको तो लिख देते हैं, दिस स्क्रू इज लार्जर देन 3, लार्जर देन 3 लिख देते हैं हम। और इसमें जब हम लिखेंगे तो ये देखो मैंने आपको बताया था बेटा, ये बीच वाला क्या शो करता है, 2.5, इसके अगले वाला कितना शो करेगा, 3.5। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एंड हाफ, क्योंकि 5/10 हो जाएगा ना बेटे, 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, और इसको काट के आप क्या लिख सकते हो, 1/2, और फिर दोबारा जोड़ेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एंड हाफ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मिड वे में पहुंच गया। तो अभी जो ये स्क्रू है, ये वाला जो स्क्रू है, दिस इज लार्जर देन 3, लार्जर देन 3 कह सकते हो आप, बट लेस देन 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ। तो ये 3 से तो बड़ा है लेकिन 3/2 यानी 3 एंड हाफ से छोटा है ये स्क्रू। अब बात आती है बेटे और ज्यादा एग्जैक्ट की, देखो अब वही बात आ गई बेटे, इसको 9 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें ये वाला जो सबसे बड़े वाला होता है, इसको ये क्या होता है, बिल्कुल मिडवे होता है, 0 एंड 1 के बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में है, दैट इज वाई इट इज 0.5 या 1/2 कह सकते हो आप। अब इसको मेजर करना और अच्छा है, इस स्केल पे अगर हम मेजर करते हैं बेटे, तो एक्यूरेसी, जितना स्केल आप नीचे आ रहे हो, जितना जूम इन कर रहे हो, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है। अब देखो ये देखो किस पे टच कर रहा है, ये सेकंड वाली लाइन पे टच कर रहा है, इसके सेकंड वाली लाइन का मतलब है 3 से तो आगे, तो 3 प्लस लिखना हो प्लस लिख दो आप, फिर उसके बाद कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। आपको पता है टोटल कितनी पोजीशन होती है, 10 पोजीशन होती है, तो आप इसको 3 2/10 लिख सकते हो। और अगर आप इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहते हो, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हो 3 2/10। ये दोनों बातें एक ही है बेटे, सॉरी दोबारा ले आते हैं, ये दोनों बातें क्या है, एक ही है बेटे। अब इसमें ध्यान से देखा हमने, ऑब्जर्व किया कि इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या है। एक तो हम कह रहे हैं कि 3 से बड़ा है, ठीक है, एक हम कह रहे हैं 3 से 4 के बीच में है, 3 से 3.5 के बीच में है, और एक हम उसको एग्जैक्टली बता रहे हैं। तो इस वाले पहले वाले से अच्छा स्केल कौन सा है, दूसरे वाला, और दूसरे वाले से अच्छा कौन सा है बेटे, तीसरे वाला। ठीक है जी, तो ये थी कुछ स्केल की बातें। अब हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं बेटे, विच स्केल हेल्प्ड यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली एंड वाई। देखो बेटे, अब इसमें से मैंने आपको बताया था एक्यूरेसी का जो लेवल होता है, ये कैसे कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बढ़ता जाता है, मतलब थर्ड वाले पार्ट पे। तो हम लिखेंगे थर्ड स्केल, थर्ड स्केल, थर्ड स्केल helped us to measure the length, to measure the length accurately, the length accurately। अब accurately ऐसे स्पेल आउट कर दीजिए। उसके बाद y पूछा है तो हम इसको लिख सकते हैं because it is
मोर प्रिसाइज या मोर, चलो प्रिसाइज लिख लो, प्रिसाइज। ठीक है जी, स्पेल आउट देख लीजिएगा एक बार प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। ठीक है जी, इसका मतलब या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ज़्यादा डिफाइंड है। ये भी आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। इसके बाद बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 7 by 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका मतलब क्या है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। ठीक है जी, फर्स्ट स्क्रू की लेंथ अब ये कह रहा है कितनी है, 2 7 by 10। तो इसका मतलब पूछ रहा है क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया बेटे, 2 का मतलब तो 2 से आगे, और 7/10 का मतलब क्या है, 7वीं पोजीशन पे है। 2 से आगे कौन सी पोजीशन पे है, 7वीं। तो सपोज करो ये 2 है बेटे, और इसके बाद आपको पता है कितने, मैंने कहा 10, 9 लगाने हैं। 1 2 3 4, पांचवा बड़ा, 6 7 8 9, और 10वें पे कौन सा नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा बेटे, थर्ड पे। क्योंकि 3 + 10/10 हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाता है। या 2/10, 2 + 10/10 हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जोड़ेंगे तो हम 3 आ जाएगा। तो इसमें देखो, जो ये पोजीशन है, ये वाली जो सबसे बड़ी पोजीशन है, इसको मैंने कहा था ये मिड मिड में होती है आपकी दोनों इंटीजर के। इसके बाद छठा और इसके बाद सातवां। तो ये वाली जो पोजीशन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2 7/10 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वही सब पार्ट इसमें बता रखा है बेटे, कैसे इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं। 2 7 सेंटीमीटर्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 7 सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो। ये तो अगला है बेटे, 3 2 10। देखो 3 2 10 का मतलब क्या है, 3 फिर 2/10 सेंटीमीटर। कैन यू एक्सप्लेन वाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। अब बेटे देखो, यूनिट्स को स्मॉलर पार्ट में क्यों मेजर किया हमने, मेजर द स्क्रू। स्क्रू को मेजर करने के लिए यूनिट को छोटे पार्ट में क्यों तोड़ा, टू टू नो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द स्क्रू, लेंथ ऑफ द स्क्रू। अब बेटे मान लो अगर इसको स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ते ही ना, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ कैसे पता लगती है स्क्रू की। स्क्रू की तो फिर वही लेंथ है, 3 से बड़ा है, या 3 और 4 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में। एग्जैक्टली अगर आपको मेजर करना है तो आपको इसको स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। आपको मेजर करना है बेटे चीजों को एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज, पेन, शार्पनर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। बेटे अपना पेन लो और उसको स्केल के साथ ऐसे माप लो। यहाँ पे 0 वाले पॉइंट पे उसकी नीडल रख लो, या फिर पॉइंट बैक साइड पॉइंट रख लो और ऐसे माप लो। बस आपको काउंट करना है कि कहाँ तक पहुँच गया। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया, और ये आगे 4.5 तक है। तो आपने इसको मेज़र कर लिया, 4.5 है। ये आपको अपने बिहाफ पे करना बेटे। अपनी पेंसिल से मेज़र कीजिए, अपने पेन को मेज़र कीजिए, अपने जो शॉर्पनर है, आपकी इरेजर है, इन सब चीज़ों को आप क्या कीजिए, मेज़र कर लीजिए। राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। अब आपको पिक्चर में कुछ, इधर से तो हमने लिख दी, ये दे रखे बेटे पिक्चर। अब इसमें क्या करना है, आपको मेजरमेंट लिखने की कितनी कितनी हुई। देखो बेटे, अगर इरेजर को मेजर कर रहा है तो 2 से तो आगे बढ़ गई, 2 से आगे कितने बड़े, ध्यान से देखो बेटे, इसमें ऑब्जर्वेशन खेल है, 1 2 3 और चौथी यूनिट तक पहुंच गई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, या तो लिख दो बेटे 2 फिर 4, 4 हिस्से पार कर लिए हमने, 10th। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 2 4 10th, 2 4 10th, ऐसा बोलेंगे बेटे। ठीक है जी, 2 4 10th बोल सकते हैं। या इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 2 20 + 4 24/10 हो गया। तो आप इसको 24 1/10 बोल सकते हैं, 24 1/10 भी बुला सकते हैं। ये 24 1/10 भी हम इसको बोल सकते हैं।
ये बेटा इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, दो तरीके से या टू वेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन है कि आप इसको कैसे कैसे बोल सकते हो। अगला देखिए बेटे, अगला देखिए ये एग्जैक्टली 5 पे टकरा रहा है। मैंने आपको कहा था सबसे बड़ी लाइन 9 लाइनें खींचेंगे हम, इसमें सबसे बड़ी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, फिफ्थ पार्ट को। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 1/2 4.5, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2। इसको हम क्या बोलेंगे, हमने ऊपर लिख के दिखा दिया 4 1 बाय, या फिर 4 5/10 भी बोल सकते हैं, या 4 1/2 भी बोल सकते हैं, और इसको हम 9th 1/2 भी बोल सकते हैं। ये सारी बातें सेम है बेटे, ठीक है जी, सारी बातें आपकी क्या है, सेम है। अगला देखो बेटे, अगला ये फिर दोबारा 4 पे टकरा है, लेकिन अब की बार इनिशियल पॉइंट क्या है, 1 के बाद चल रहा है, जो भी नंबर चल रहा है। तो आप 1 को तो लिखोगे यहाँ पे, और कितनी यूनिट है, 4 स्टेप्स आगे बढ़ा है, तो 1 4 10th लिख दोगे इसके लेंथ। तो ये आपने इन सभी की लेंथ को मेजर कर लिया। एज सीन हेयर, व्हेन exact measure are required we can make use of smaller unit of measurement। तो इसका मतलब जब जब हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत है, तब तब हमें किस पे आना पड़ेगा बेटे, स्मॉलर यूनिट्स निकालने पे आना पड़ेगा। इसके बाद आता है बेटे अ 10th पार्ट। जो आप 1/10 करते हो ना, इसी को ही बोलते हैं 10th पार्ट बेटे। अब 10th पार्ट का कैसे कैसे यूज है वो सिखा रखा है, ये आपको हमने पहले ही सिखा दिया। तो देखो बेटे 3 के बाद चल रहा है, तो सबसे पहले लिखो 3। उसके बाद देखो कितने यूनिट आ गए, 1 2 3 और 4 यूनिट आ गए, तो 3 4/10 लिख दोगे आप, इसको बात खत्म, यहीं पे काम खत्म हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ 1, जैसे हमने बताया था, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3 + 4/10, है ना। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/10। इसलिए हम बोलते हैं 3 टाइम्स ऑफ 1 + 4 टाइम्स ऑफ 1/10, ठीक है जी, ये 1/10। अब ऐसा नहीं है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखो जैसे बेटे हमने ये किया है, अब हम 0 से लेकर इसको देखो, मान लो अब 0 से लेकर 1 तक चले, और इसके बीच में कितनी डॉट्स लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th पे आपका क्या है नंबर। आपने इसको लिखा किस तरीके से कि सर ये तो है 0.1, ये है 0.2, दिस इज़ 0.3 0.4, और फिर जो बीच में सबसे बड़ा होता है दिस विल बी 0.5 एंड दिस विल बी 0.6 0.7, इस तरीके से लिखा। अब बेटे इसको भी अगर मैं फर्दर जूम इन करूं, तो ये फिर दोबारा अपने आप में कितने पार्ट में टूट जाएगा, 9 पार्ट में। इसको छोटे छोटे हिस्सों में 9 लाइंस लगा के बना सकता हूँ, और टोटल 10 पार्ट में टूट जाता है। जैसे इस वाले पार्ट को हम लिखेंगे 0.01, देन कितना आएगा 0.02, देन कितना आएगा 0.03, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे हम बड़ी वाली लाइन लगा के 0.05 लिखेंगे। ऐसे चलते 0.06 0.07 0.08 0.09, और 0.09 में अगला जो नंबर आएगा दैट विल बी योर 0.1। अब आप चाहो तो इसको फर्दर जूम कर सकते हो 10 हिस्सों में। तो इस तरीके से ये जूम इन चलता रहता है। और ये आप कहाँ सीखते हो बेटे, क्लास 9th में जब आप रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे रैशनल नंबर की, तो वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अभी तो आपको छोटी छोटी बातें सीखनी है बेटे, कि 2 इंटीजर वैल्यू के बीच में 9 लाइंस लगानी है, और टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं, 10 पार्ट में टूट जाता है। हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द लेंथ इज सेम एज 3 4 1/10, ये भी मैंने आपको बता दिया बेटे, कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 10 टाइम्स ऑफ 3 30 + 4 34/10। तो आप इसको 34 1/10 भी बोल सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, कि ये तो लिखा है 34 × में 1/10, तो इसको ये भी बोल सकते हैं बेटे। आपके पास 2 टाइप की प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा दी गई है, ठीक है जी। इसके बाद फ्यू नंबर्स विद फ्रैक्शनल यूनिट्स एज शोन बिलो अलोंग विद दिस। ये बेटे आपको लिख के दिखा रखा है जो जो चीज़ें है। जैसे ये क्या है, 4 1/10 बोल सकते हो, इसको आप 4 1/10 बोल सकते हो, या 4/10 भी बोल सकते हो डायरेक्ट। इसको आप 41 1/10 बोलोगे, जैसे हमने ऊपर लिखा। और यहाँ पे 41 एंड 1/10, एंड जो रिप्रेजेंट करता है बेटे ये प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है, फॉर ऑब्जेक्ट शॉन बिलो
राइट देयर लेंथ इन टू वेज। अब आपको जो जो ऑब्जेक्ट नीचे दिख रहे हैं इनकी लेंथ को दो दो तरीके से बताना है। जैसे हमने ऊपर किया है बेटे दो दो वेज से, ऐसे आपको दो दो वेज से बताना है। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यूएसबी केबल। यूएसबी केबल बेटे देखा, चार्जिंग वाली केबल उसको बोलते हैं यूएसबी केबल। अब यूएसबी केबल के एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है। द लेंथ ऑफ यूएसबी केबल इज 4 and 8/10। ये देखो बेटे 5 के बाद 6 7 8, 8वीं पोजीशन पे है ना, तो इसने लिखा 4 एंड का मतलब प्लस, 4 के बाद है इसलिए हमें प्लस करना पड़ा, 4 and 8/10। और इसको इकट्ठा क्या लिख सकते हैं बेटे, ऐसा लिखेंगे 4 8/10 मिक्स फ्रैक्शन में, और इकट्ठा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 48/10। तो इसको 48/10 1/10 लिख दो या 10 लिख लो, एक ही बात है, तो वो भी लिख सकते हैं। अब आपको बेटे दूसरी फिगर्स का बताना है, इसको काउंट करो फटाफट से। ये 1 2 थर्ड पोजीशन पे आई, तो आप इसको 1 3/10 लिख सकते हैं। या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ये वाला सिंबल किसका होता है, 1 + 3/10 का होता है। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + 3 दिस विल बी 13 टाइम्स ऑफ 1/10। तो आप इसको या तो लिख लो 1 and 3/10 या फिर आप इसको लिख लो 13 1/10। तो ये दो तरीके से हमने इसको बोल दिया है। अगला बेटा ज्योमेट्री बॉक्स की मेजरमेंट है, तो इसकी आपको हाइट मेजरमेंट करनी है। तो ये देखो 2 के बाद 2.5 यहाँ आया, ध्यान से ऑब्जर्व करना, 6 7 8th पोजीशन पे ये है, तो इसको आप 2 टाइम्स ऑफ 8/10 लिख सकते हो, या फिर 20 + 8 28/10। तो इसको तो बोलेंगे 2 and 8/10 बोल सकते हैं। आप इसको एक और चीज़ भी लिख सकते हो बेटा, देखो इसको तो आपको पता है सेपरेट कर सकते हैं हम, 8/10 लिख सकते हैं। इसको काटो 3 2 पे काटो 4 पे चला जाएगा, 2 चौके 8 2 पंजे 10। तो आप इसी वाली चीज़ को, मैं ब्लू पेन से लिख के दिखाता हूँ आपको, इसी वाली चीज़ को आप 2 4/5 भी लिख सकते हो। एक ही बात है बेटे, दोनों की इको ही गल है, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद हम लीफ को मेजरमेंट करेंगे बेटे। लीफ देखो कितनी है, इसमें देखो ये सेपरेट करके दिखा रखा है। 10 के बाद कितना चला, 9 पॉइंट्स तक चला, 11 नहीं आया अभी। तो 10 टाइम्स ऑफ 9, 10 and 9/10 कह सकते हो आप, या फिर आपको पता है कितना कह सकते हो, 10 × 10 100, 100 + 9 109/10। तो या तो आप लिख लो 109 109 1/10 लिख दो, या फिर 10 × या 10 and 9/10 लिख सकते हैं, या 10 and 9/10 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ लिखने के तरीके थे। अब आपको अरेंज करना है, अरेंज दीज लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको बनाना है। तो देखो बेटे, जिसकी इंटीजर वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे बड़ा होता है, पहली बात तो, ठीक है। जैसे इसको तो काट देंगे हम, 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, खाली 13 बचा। इसके बाद 13 के आगे कुछ है ना, यहाँ पे 13 प्लस में है कुछ, यहाँ पे 10 प्लस में है कुछ, यहाँ पे 7। अब मैं सबसे पहले तो इसको नंबर लाइन पे बना लेता हूँ बेटे। ये तो सिंपल ही दिख रहा है मुझे, 0.9 है, 0.9, इसको तो आप बना भी सकते हो। तो यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ मैं। तो 0 है बेटे, उसके बाद 9 है, ये 9 सीधा नहीं, 1 आ गया, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डंडी होगी इस पे कहीं पे आ रहा होगा आपका 0.9 या 9/10 आ रहा होगा, ठीक है जी। अगले को बनाओ। अगला क्या है, 1 के बाद 7 पे आ रहा है, तो 1.5 ये सपोज करते हैं 1.5 है। इसके बाद 1-2 यूनिट के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 7/10 होगी, ठीक है जी। अगली देखो कितनी है, 13 है, ये तो सीधा यहीं पे बना देता हूँ मैं। ये सपोज करते हैं हम 13 आ गया, और ये 13 की 1/10 है, तो इसका मतलब 13 के बाद अगली वैल्यू जो है ये है 13 1/10, ठीक है जी। अगली वैल्यू देखो 13। अब देखो ये आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अगली है 10 5/10, तो आप 10 मान लो कहीं पे, यहाँ पे अभी तो 6 भी है बेटे, तो आप 10 कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे 10 है। और मैंने आपको कहा है इसको आप तोड़ भी सकते हो, हाफ वे दिखेगी आपको, 1/2 दिखेगा, या आप सीधा लगा लो 1 2 3 4, ये पूरी 5th है, और मान लो ये 11th है, ठीक है। तो ये 5th लाइन है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 10 5/10,
ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये तो 105 दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सही तरीके से करके लिखें। तो आपको लिखना है आपको 10 5/10। देखो सेपरेट दिखना चाहिए बेटे, ये इसके डंडे के बीच में आता है। तो एक आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद 7 पे है बेटे और 6 पे है। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे 6 मान लेते हैं, और आपको पता है यहाँ पे बीच में कहीं पे 6.5 आ जाएगा। 6.5 से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसके बाद 1 यूनिट 2 यूनिट, ये वाली पोजीशन आपकी क्या आएगी, 6/7 आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या चाहिए, 7 के बाद आपको यहाँ पे मान लो 7.5 है, यहाँ पे कहीं क्या आएगा, ये आएगा 7/6 आ जाएगा। तो आपने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब ये ड्रॉ करना है बेटे, ये कितना है, 4/10 है। तो इसका मतलब आगे बढ़े ही नहीं बेटे हम, है ना, 1 भी नहीं आया अभी। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.4। तो सपोज करते हैं ये 0.5 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.4। अब बेटे आपको देखो, एक ये ड्रॉ करना था, ये ड्रॉ करना था, ब्लू पेन से कर देते हैं इसको। एक तो ये ड्रॉ करना था, एक ये ड्रॉ करना था, फिर एक ये ड्रॉ करना था। ठीक है, फिर ये ड्रॉ करना था आपको, फिर ये ड्रॉ करना था, फिर ये ड्रॉ करना था, फिर एक 13 ड्रॉ करना था, फिर एक 13 1/10 करना था। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 0.4 है। ठीक है जी, आपको किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद कौन सा आता है बेटे, 9/10। ठीक है, आप इस 0.4 को भी 4/10 लिखो। जो क्वेश्चन दिया है बेटे उसी लैंग्वेज में हम क्वेश्चन बना देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4/10 आ जाएगा। उसके बाद 9/10 दिख रहा है हमें। उसके बाद 1 7/10 दिख रहा है हमें। उसके बाद बेटे 6 7/10 दिख रहा है हमें। उसके बाद बेटे 7 6/10 दिख रहा है बेटे हमें। उसके बाद 10 5/10 दिख रहा है, आप इसको 10 1/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 13 दिख रहा है बेटे, और उसके बाद क्या दिख रहा है, 13 1/10 दिख रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गई इनकी। ठीक है, अभी अपने पास अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, इसको कैसे बनाएंगे बेटे, बना लेते हैं। बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, ये 0 है, ये यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, 0.5। और 0.5 से पहले आपका सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा 4/10 आ गया यहाँ पे। उसके बाद कितना बनाना है बेटे आपको, 4 1/10। तो यहाँ पे चलते ऐसे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कहीं 4 आएगा, यहाँ पे 4.5 आएगा। और 4 1/10 चलानी है आपको, तो है ना। तो एक यूनिट आगे लेके अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखा है 4 1/10 है। इसके बाद आपके पास क्या है, 41/10। ठीक है, ये वाली आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। 41/10 का मतलब क्या है बेटे, सेम ही तो वैल्यू है। अपन 4 1/10 लिखे, या इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, 4 10 जा 40, 40 + 1 41/10। तो यही लाइन आपकी क्या है, 41/10 है बेटे, ये तो बराबर ही है। इसके बाद क्या दिया आपको, 41 and 1, है ना। तो यहाँ पे कितना है, 41 + 1/10। अब ये वाली जो पॉइंट है, ये आपका 41 से आगे निकल गया। मान लो यहाँ पे 41 है, इस पॉइंट पे आपका कितना आ जाएगा, 41 1/10 आ जाएगा। अब इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बेटे, इन सब का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखो बेटे, आपको इंक्रीजिंग लेंथ में निकालना था, तो सबसे छोटा क्या है, 4/10 है, 4/10। और फिर इससे बड़ा क्या है, आप चाहो तो 4/10 लिख लो, ठीक है जी, या चाहो तो 41/10 लिख लो, दोनों एक ही बात है बेटे। और इनसे बड़ा क्या है आपके पास, फिर एक ही है, 41 1/10। तो ये इनका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटे, सिंपल सी बात है ना। हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे ले आना बस, चीज़ों को नंबर लाइन पे सोचते चलो। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो इन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बेटे। जैसे आपका क्वेश्चन ये रहा, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट। सोनू क्या है, अपने कुछ बॉडी पार्ट को मेजर करता है बेटे। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 27/10 यूनिट्स एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 36/10 यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। ठीक है बेटे, तो सपोज करते हैं ये उसकी कोई आर्म है, इसकी लोअर आर्म की लेंथ दे रखी है और इसकी अपर आर्म की लेंथ दे रखी है।
ठीक है जी। जो इसकी लोअर आर्म की लेंथ है दैट इज 27/10 और जो इसकी अपर आर्म की लेंथ है दैट इज 36/10। अब आपको क्या करना है, टोटल लेंथ बतानी है। टोटल का मतलब बेटे इनको प्लस करना है। अब इनको प्लस कैसे करते हैं, तो बेटे इसको देखो, ये कितना लिखा है 27/10 लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है 36/10। तो देखो चीज़ें सिंपल भी की जा सकती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी की जा सकती है। जैसे सिंपल कैसे करेंगे बेटे, मैंने आपको बताया था इनके बीच में क्या होता है प्लस, तो हमने लिखा 2 + 7/10 प्लस में 3 + 6/10। आप इन दोनों को जोड़ दो बेटे, जो बिना मतलब डिनोमिनेटर के हैं या जिनका डिनोमिनेटर 1 है उनको जोड़ा आपने 5 आ गया। प्लस में यहाँ पे कितना आया 7 और 6 कितना हो गया बेटे 14 विथ 13, 7 5 12 और 7 और 7 5 और 1 6, मतलब 7 और 6 कितना हो गया 13, और 13 होने के बाद यहाँ पे कितना हो गया 10। अभी देखो ये डिवाइड पॉसिबल है, यहाँ पे एक बार डिवाइड पॉसिबल है ना, तो एक बार डिवाइड करते हैं हम तो कितना आएगा 5 + 1, फिर कितना आएगा 3/10। डिवीजन के बाद ये आ जाएगा। नहीं आती बेटे साइड में डिवाइड करके देख लो, ये लो 13 और 10, 10 1 जा 10 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। और इसको कैसे लिखते हैं बेटे, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका कोशेंट, फिर क्या लिखते हैं बेटे रिमाइंडर, और फिर क्या लिखते हैं डिवाइजर। कोशेंट कितना है इसका 1, फिर रिमाइंडर कितना है इसका 3, और फिर इसका डिवाइजर कितना है 10। तो कोशेंट, फिर रिमाइंडर, और फिर क्या लिखना है बेटे डिवाइजर। ठीक है जी। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको फिर दोबारा क्या लिख सकते हैं 5 + 1 + 3/10। तो इसका मतलब इसका टोटल आंसर हुआ है 63/10। ये तो है बेटे आसान तरीका इसको करने का, ये तो क्या है आसान तरीका। देखो आंसर यही है, मैच कर रहा है। एक मुश्किल तरीका भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसको क्या लिख देंगे, उस तरीके में हम इस वाली फ्रैक्शन को इकट्ठा करके लिखेंगे। 2 10 20, 20 + 7 कितना हो गया 27/10 हो गया। प्लस में इसको करेंगे बेटे 10 × 3 30 + 6 36/10 ये हो गया। अब इसको फिर दोबारा तोड़ दो बेटे, इधर जोड़ा 7 5 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी में चला गया 1, 3 2 5 और 1 6, 63/10 आ गया। और इसको जब हम दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 3/10। तो ये सेम आंसर ही आएगा बेटे, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें तो काफ़ी टाइम हो गया बेटे पढ़ाते हुए, इसलिए हमारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी तेज है एज कम्पेयर टू यू, है ना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी हमारी एज में आ जाओगे, फिर आपकी भी कैलकुलेशन और तेज हो जाएगी। तो ये सब तरीके होते हैं बेटे, आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन एरर कम होते जाएंगे। अब बात आती है ये, और बोथ द लेंथ कैन बी कन्वर्टेड टू द 10th। ये तो बता रखा है बेटे कि इसको हम 10th में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 62 1/10 लिख दिया, तो वो दो तरीकों के बारे में डिस्कस कर रखा है। आगे आ जाइए बेटे, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ हनी बी, हनी बी होता है मधुमक्खी, आर गिवन, फाइंड द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बताना है आपको। ये हेड की दे रखी है, फिर इसका जो पार्ट होता है ये थोरैक्स और एब्डोमेन का पार्ट ये है। अब आपको इसको प्लस करके दिखाना है, बस जोड़ दो बेटे। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3/10 को मैं 2 + 3/10 लिख देता हूँ, है ना, आसान तरीके से जाते हैं। 5 + 4/10 लिख देते हैं बेटे, क्या दिक्कत है। प्लस में 7 5/10 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जोड़ दो बेटे, 5 और 2 7, 7 और 7 14, तो 14 तो आपकी यही जुड़ गए। और फिर इनको जोड़ो बेटे, जो 10 के ऊपर है 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो ये हो गया 12/10। अभी देखो इसकी डिवाइड पॉसिबल है ना, तो हम इसको डिवाइड करेंगे एक बार, तो इसको लिखेंगे 4 + 1 कितना आएगा 2/10। डिवाइड करने में कितना आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। और फिर इसको अगर लिखना चाहें तो आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, 4 + 1 + 2/10, और टोटल आंसर कितना आएगा 15 2/10 आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ऊपर वाली प्रॉब्लम का। अब आते हैं यहाँ पे, द लेंथ ऑफ ये शाला शाइलाजाज हैंड, ठीक है, ये पूछ रखा है। नाम भी देखो कितना अजीब सा है, शाइलाजाज कोई नाम है। उसके बाद अपने से क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ शैलजा's hand is this units and her palm is this unit as shown in the picture।
तो हैंड की और पाम की लेंथ आपको दे रखी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मिडल, आपको लॉन्गेस्ट मिडल की बतानी है। तो देखो बेटे, ये आपकी मिडल मिडल फिंगर है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और अगर आप टोटल लेंथ में से इस वाली पार्ट को माइनस कर देंगे, इसका मतलब 12/4/10 में से अगर आप माइनस कर देते हैं 6/7/10 को, तब आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप करने के फिर वही दो तरीके, या तो मैं इसको लिखूँ 12 प्लस 4/10 एक, फिर माइनस का निशान, 6 प्लस 7/10 दूसरा, और फिर इसको तोड़ दूं बेटे, तोड़ू इन द सेंस 12 माइनस 6 लिख दूं प्लस 4/10 माइनस के 7/10 लिख दूं, तब हमारा आंसर बन सकता है। अभी 12 माइनस 6 कितना हो गया बेटे 6, और यहाँ पे कितना हुआ है, ये माइनस करना है अपने को कितना, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3/10 बच जाएगा। माइनस में कभी भी नहीं छोड़ना बेटे, माइनस में कभी भी नहीं छोड़ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 प्लस 1 माइनस 3/10 दे देंगे इसको, है ना। 1 में से 3 माइनस हुए, या आप इसको इकट्ठा करके लिख लो बेटे, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। 5 प्लस इसको लिखेंगे 10 माइनस 3/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 प्लस 7/10 आ जाएगा। और आपको पता है प्लस को उड़ा के आप क्या लिख सकते हो, 5 7/10 आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत सिंपल है बेटे, अगर आप कर लो। एज इन केस ऑफ काउंटिंग नंबर, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द 10th। वी कैन नॉट रिमूव 7/1/10 फ्रॉम 4। तो ये कुछ बता रखा है बेटे, क्या कि आपको क्या होगा, कन्वीनियंट क्या होगा, पहले 10th वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, 4 नहीं रिमूव कर सकते, ये सब चीज़ें बता रखी है बेटे। 1/10 सो स्प्लिट, ये प्रोसीजर बता रखा है। ट्राई कंप्यूट द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू 10th। ये कह रहा है दोनों लेंथ को 10th में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसको कंप्यूट करने की कोशिश करो। दोनों लेंथ मतलब जैसे ये, इसको अगर दोनों को 10th पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टाइम्स ऑफ 12 120 प्लस 4, दिस विल बी 124/10 माइनस में यहाँ पे 60 प्लस 7 67/10। अब ये 10th पार्ट में आ गया, इसको माइनस कर दो, 14 में से 7 गए 7 और 11 में से 6 गए 5, 57/10 आ गया। तो आप चाहो तो इसको 5.7 आंसर दे दो, चाहो तो इसको 57/10 आंसर दे दो, सेम ही बात है। जब डिवाइड मारोगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना मैंने ऊपर सिखा दिया है, तो आपको उस तरीके से लिखना है, बस बात खत्म है इसको, ठीक है। अ सेलेस्टियल पर्ल Dino's length is 24/10 centimeter and the length of Philippine goby is 9/10 या 9 centimeter. What is the difference of their length? अब देखो डिफरेंस बताना लेंथ का, तो डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बड़े में से क्या माइनस करना होता है बेटे, छोटा माइनस करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब 2 प्लस 4/10 में से माइनस करना अपने को 9/10 माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे, आपको पता ही है, 9 माइनस 5/10 आ गया। मैंने आपको बताया था कि माइनस में नेगेटिव में तो रहने ही नहीं देना, तो आपने इसको 1 प्लस 1 माइनस 5/10 लिख लिया बेटे। इस वाले पार्ट को सॉल्व किया हमने, जैसे इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो बना 1 प्लस 10 माइनस 5/10 बच गया। तो ये कितना बचा, 1 प्लस 5/10 बच गया। आपने इसको काट दिया बेटे, काटना हो काट दो, या फिर आप सीधा लिखना चाहते हो तो 1 5/10 में लिख सकते हो। या आपको मैंने बताया था बेटे लिखने का एक तरीका और है, इसको काट दो 1/2, तो आप चाहो तो इसी लेंथ को 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सेम ही बातें होती है बेटे। हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू योर फिंगर। अब ये पूछ रहा है कि ये फिशेस आपकी फिंगर से कितनी बड़ी हैं, तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे हम, है ना। अब आप मापोगे कैसे इसको, अपने फिंगर इसके ऊपर रख देना बेटे और स्केल से इसको मेजर अप कर लेना, है ना, बहुत आसान है। तो ये दो चीज़ें आपके पार्ट की है बेटे, आपको मेजर करनी है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद थोड़ा ही काम रह गया बेटे,
और ये मेरे ख्याल आपका लास्ट पेज है, हाँ ये आपका लास्ट पेज है, तो इसको डिस्कस करते हैं फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। कहता ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म्स एंड एक्सटेंड द पैटर्न। आपको क्या करना है, सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है और हर टर्म्स में आपको देखना है कि क्या चेंज हो रहा है, और उस चेंज को ऑब्जर्व करते करते अगली जो आपकी क्या है अगले जो पार्ट्स हैं उसको फुलफिल करना है बेटे। ठीक है जी, तो ये आपका छोटा सा काम है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका 4, फिर क्या है 4+3/10, फिर अगला क्या है 4+6/10। तो बेटे ध्यान से देखो इसमें क्या है, पहले तो 4 आया, फिर कितना आया 4+3/10 आया, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4+, ठीक है 2 से मतलब 6/10 आ गया। ठीक है 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर अगले में क्या होने चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, है ना। तो कितना आ जाएगा 4+, जब आपके पास 3/10 आया, फिर 3 इसकी मल्टीप्लाई 2 से हुई तो ये आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी अब, तो यहाँ पे 9/10 आ जाएगा। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसको लिखोगे तो ये आएगा 4 9/10, अभी छोटा है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी तो बनेगा 4, 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 3 4 ज़ा 12/10, और इसको आप फिर दोबारा लिखोगे बेटे छोटा करके तो लिखना पड़ेगा ना, 4+12 को लिखेंगे हम 1 2/10 लिखेंगे, और फिर इसका मतलब यहाँ पे कितना आया, ये 5 2/10 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अगली बार फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 तक पहुँच के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 15/10 आ गया आपके पास। फिर दोबारा आपको पता है यहाँ कितने से 1 तो यहीं पे रह जाएगा, और ऊपर कितने जाएंगे 5/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना बना 4+1 5 5/10 बन गया, 5 5/10 बन गया आपका। फिर इसके बाद फिर 6 से मल्टीप्लाई होगा इसकी तो कितना हो जाएगा 4 18, 3 छके 18/10 हो गया। और जब 18/10 आएगा बेटे तो आपको पता है इसको तोड़ेंगे तो 4+1 प्लस में 8/10 आ जाएगा। तो आप इसको 5 कितना लिख सकते हैं 5 8/10 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट कंप्लीट होते ही हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा था, 6/10 माइनस 3/10 का आ रहा था। तो हम क्या करें कि इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, ऐड 3/10। जैसे जैसे 3/10 ऐड करते जाएंगे आपके पास अगली क्वांटिटी आती जाएगी तो लिखते जाएंगे बेटे। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पे कितना आएगा 4 9/10, देन कितना आएगा 5 2/20, फिर ये आएगा और फिर क्या आएगा ये वाला। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं और इसको इसकी जगह पर पहुँचा देते हैं, सिलेक्ट करके इसकी जगह पे पहुंचा दो बेटा इसको। ये लो, ये तो यहाँ पहुंच गया, और इसको भी पहुंचा दो बेचारे को। तो इसको भी हमने थोड़ा सा, अरे ये तो 10 भी सिलेक्ट हो गया इसके साथ, अपन को तो सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। तो चलो चलो छोड़ो, रहने दो इसको, एज इट इज़ रहने दे। अब देखो अगले में ऑब्जर्व करना है बेटे आपको, अगले में क्या पैटर्न ऑब्जर्व करना है, कैसे चल रहा है वो देखो। जैसे बेटे पैटर्न ऑब्जर्व करने का सिंपल फंडा है, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करके देख लो, या देखो कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। तो मैंने जब इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आएगा 7/10 में से माइनस किया मैंने 2/10 किया माइनस। जैसे ही आपने 2/10 माइनस किया तो आपके पास आंसर कितना आया 5/10। अब देखो क्या अगली टर्म भी ऐसी बन रही है, जैसे बेटे 8 7/10 है, 8 7/10 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ कितना कितना डिफरेंस आ रहा है 5/10, तो देखो क्या अगली वाली टर्म बन जाती है 5/10 ऐड करने से। तो ये बनेगा 8 + 7/10 एक आ गया, प्लस में 5/10 दूसरा आ गया। आपने जोड़ा तो ये कितना बना बेटे 8 + 12/10 बन गया, और आपने इसको तोड़ा तो ये बनेगा 8 + 1 प्लस में 2/10, और ये कितना बना बेटे 9 2/10 बन गया। अब देखो क्या अगली टर्म ये दे रखी है, यही तो है ना। तो इसका मतलब इससे अगली टर्म क्या बनेगी, आपको कितना ऐड करना है 5/10 ऐड करना है। तो अगली टर्म कितनी बनेगी, इसमें 5 ऐड कर देंगे बेटे कितना बनेगा 9 7/10 बन जाएगा, है ना।
इसमें 5 ऐड करोगे अब कुछ और बनेगा। 5 जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 9, और 5 प्लस करेंगे 7 में तो बनेगा 12/10। 12/10 से फिर दोबारा इसको 1 से डिवाइड, इस वाले पार्ट को डिवाइड मानेंगे जब हम, तो कितना आएगा 9 + 1 + 2/10। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है 10 2/10 लिख सकते हैं हम इसको। फिर आपको 5/10 ऐड करना है तो आप लिख सकते हो 10 7/10 लिख सकते हैं। फिर आपको 5/10 ऐड करना है तो अब फिर दोबारा वही करना पड़ेगा। 10 + 7 + 5 कितना हो गया 12/10 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 11 2/10। और कैसे लिखेंगे ये आपने सीख ही लिया बेटे, बेसिक पैटर्न में ऑब्जर्व करो और आप लिखते चलो। अगला देखो, अब ध्यान से देखने की बात है कि अब इसमें सेम बात नहीं है, इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें 1 प्लस भी हो रहा है। तो आपने देखा अगर मैं इसमें इसके डिफरेंस की बात करूँ तो 8 - 7 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो 1/10 आ रहा है ना। ये तो आ रहा है 8 7/10 - 7 6/10 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 1/10। तो इसका मतलब 1 1/10 से टर्म्स आपकी कैसी हैं इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है इस पैटर्न से तो अगली कितनी आएगी बेटे यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 1/10 जुड़ेगा तो 8/10 आ जाएगा। अगली कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स ऑफ 9/10 आ जाएगा। अगली कितनी हो जाएगी बेटे 1 जुड़ेगा 11 टाइम्स ऑफ 10/10। 10/10 कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस होगा तो ये कितना बनेगा 12 बन जाएगा बेटे। अगली बार प्लस करोगे तो कितना आएगा 13 1/10 आ जाएगा बेटे। ठीक है जी। अब जो रेस्ट हैं वो मैं आपके लिए वीडियो पॉज करके लिख रहा हूँ ताकि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करके चीज़ों को फटाफट लिख पाए। ठीक है जी। अगले की तरफ बढ़ के देखो बेटे, अब मैंने लिख दिया आपके लिए सारे, बस अब हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे कि पैटर्न क्या है। तो इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो 5 3/10 में से अगर आप माइनस कर देते बेटे 5 7/10, तो बेटे देखो क्या आया 5 से तो 5 उड़ जाएगा क्योंकि इसको हम 5 + 3/10 लिखेंगे। यहाँ पे -5 -7/10 हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल, 3/10 करेंगे तो -4/10 आ जाएगा। तो आपको हर टर्म में से माइनस करते जाना है, कितना 4/10 माइनस करते जाना है। तो देखो बेटे यहाँ पे तो है ही है, अगर आप यहाँ से अगली टर्म में माइनस करेंगे कितना 4/10, तो कितना लिखा जाएगा 5 + 3/10, और इसमें से माइनस कितना करना 4/10। तो इसका मतलब 5 - 1/10 आ गया। मैंने आपको क्या कहा था बेटे कि माइनस में कभी भी नहीं छोड़ना, तो यहाँ पे 4 + 1 - 1/10 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 यहाँ चला जाएगा, 10 - 1 कितना हो गया 9/10। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 9/10 लिख सकते हो। ऐसे ही आपको फर्दर लिखना है, मैंने आपको पहले लिख के दिखा दी बेटे। ठीक है जी। अगली देखो ऑब्जर्व करो, 13 में से माइनस करो। लो इसको रब कर देते हैं बेटे एक बार ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए लिखने के लिए। आप इसको वीडियो चाहें तो आप पॉज करके या फिर बैक जाके बेटे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं दोबारा दोबारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो 13 में से अगर आप माइनस करेंगे 13 5/10 को, तब क्या मिलेगा हमें देखिए 13 - 13, और इसको हम +5/10 लिख सकते हैं, लेकिन इस सारे के साथ ब्रैकेट है तो आप इसको लिखेंगे 13 - 13 माइनस के 5/10। तो इससे इसको उड़ाया तो इसका मतलब हमारा कंसेक्यूटिव मतलब लगातार टर्म में कितने का डिफरेंस है माइनस के 5/10 का। तो इसके बाद -5/10 करेंगे तो सिंपल आपके पास इस फॉर्म के बाद -5/10 करेंगे तो पीछे वाला उड़ जाएगा, आपके पास सिंपल क्या बचेगा 12। और इसके बाद फर्दर टर्म्स मैंने आपको लिख दिए। यहाँ पे ये 5 लिखा है बेटे, इसको ध्यान देना, दिस इज 5। ओके। अगला देखो बेटे, अगले में आपको फिर दोबारा सेम करना है। आपको क्या करना है 10 में से इसको माइनस कर देना है। जैसे ही आप इसको 10 में से माइनस करेंगे आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे बेटे, जैसे हमने लिखा 10 टाइम्स ऑफ 4/10 माइनस 11 टाइम्स ऑफ 5/10। आपने इसको माइनस किया तो कितना है 10 टाइम्स 10 + 4/10 1 आ गया, -11 माइनस के 5/10 1 आ गया। इन दोनों को इंटीजर पार्ट को इंटीजर पार्ट के साथ सॉल्व किया तो -1 बचेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के साथ सॉल्व किया
तो फिर दोबारा माइनस के 1/10 बच जाएगा बेटे आपके पास। अब आपको -1 करना है, तो 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और 3/10 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -1/10 करोगे तो प्लस के 2/10 बच जाएगा। और यही आपका पहला रिजल्ट है। आपको कॉन्जिक्यूटिवली या कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली आपको क्या करना है, माइनस करते चलना है बेटे। ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर था यहीं तक ही, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है बेटे, यही आपका फर्स्ट लेक्चर था, यहीं तक आपको डील करना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। फर्दर अगर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए या आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट होगी बेटे, चैनल आपके साथ है, टीचर आपके साथ है, आपको उसी तरीके से हेल्प किया जाएगा। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।